हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम नीट 2026 के फिजिक्स के पेपर का प्रॉपरली डिस्कशन देखेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने आंसर की शेयर की थी, उसका प्रॉपरली डिस्कशन नहीं किया था। इस लेक्चर में हम वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। ए 100 टन्स क्लोजली वाउंड सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर और मैग्नेटिक फील्ड 3.14 × 10⁻³ टेस्ला एट इट्स सेंटर। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कोयल, कोयल से फ्लो होने वाला करंट मेरे को फाइंड करना है। मेरे को मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के ऊपर दे रखा है और साथ में मेरे को मैग्नेटिक मोमेंट की भी वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं किसी भी कोयल या सर्कुलर रिंग से फ्लो होने वाले करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसका फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, B = μ0 N I/2R होता है मेरे पास। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का मेरे को वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3.14 × 10⁻³ सभी वैल्यूज पुट करते जाओ। μ0 का वैल्यू यहाँ पे मेरे को पुट करना है 4π × 10⁻7 इंटू n का मेरे को टोटल 100 टन्स दिए हुए हैं और मेरे को i का वैल्यू फाइंड करना है और मेरे पास रेडियस का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर में। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए भी मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब यहाँ से देखते हैं, ये 5 और 2 10 हो गए, तो 10 हुए तो ये एक को 0 कैंसिल हो गया, तो 1 2 3, ये 3 इधर से कम किया तो माइनस का 4 पावर मेरे पास बच गया। तो ये माइनस का 3 और माइनस का 4 माइनस का 1 पावर बच गया यहाँ पे। तो i मेरे पास क्या आ जाएगा, i = 3.14 डिवाइडेड बाई 4π × 10⁻⁻1, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 10 ऊपर नीचे से हटा के, और ये 3.14 मेरे पास पाई है तो पाई से पाई गया, तो ये 10 डिवाइडेड बाई 4, ये जस्ट कैलकुलेशन है, ऊपर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। तो ये मेरे पास 2.5 एम्पियर आ गया। तो 2.5 एम्पियर मेरे पास दो ऑप्शंस में दे रखा है। अब मेरे को साथ में इसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी निकालना है, m का वैल्यू भी मेरे को निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, I × A, लेकिन यहाँ पे टोटल कितने टन्स दिए हुए हैं, n टन्स दिए हुए हैं, तो NIA, और n का वैल्यू मेरे पास कितना है 100 इंटू i का वैल्यू मेरे पास कितना है 10/4 इंटू a का कितना πr², तो पाई इंटू r का वैल्यू मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, तो 5 × 5 25, और ये मेरे पास सेंटीमीटर में था तो 10⁻⁴ यहाँ पे आ गया। अब इन सबको 10⁻³ यहाँ पे लिखा हुआ है, 10⁻⁴ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास बच गया नीचे सिर्फ 10। तो m = मेरे पास आ जाएगा पाई × 25 डिवाइडेड बाई 40, तो ये मेरे पास 5, ये मेरे पास 8, और ये मेरे पास पाई का 3.14 में वैल्यू पुट करता हूँ तो 15, ये मेरे पास 15 पॉइंट और 14 × 5 कितना हो गया 70, तो डिवाइडेड बाई 8। तो ये मेरे पास अगर 16 होता तो मेरे पास 2 टाइम चला जाता, थोड़ा कम है तो 1.9 समथिंग मेरे पास जा रहा है। और यहाँ पे मेरा आंसर 1.9, एक तो मेरे पास 2.5 के साथ 20 दे रखा है, दूसरा 2 दे रखा है, तो अप्रोक्सीमेट मेरे पास m का वैल्यू क्या आ गया 2 वाला मेरे अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन हमने पिछले लेक्चर में बता दिए थे, ये करेक्ट आंसर है, और उसका प्रॉपरली सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रोवाइड किया। अब अपन देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। देखो एक बार इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिस्ट 1 और लिस्ट सेकंड मेरे को 2 लिस्ट दी हुई है। इसमें मेरे को देगा E = hμ। E = hμ क्या मेरे पास फोटोन का एनर्जी को हम बोलते हैं E = hμ, तो ये तो मेरे पास फोर्थ ऑप्शन में चला जाएगा। डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस, ये डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस अपन किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट के लिए यूज करते हैं हम। डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस वगैरह जो भी शो कर देता है तो मतलब वो वेव नेचर आ जाता है मेरे पास। लैम्डा = h/p, ये मेरे पास क्या है डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला डी ब्रोगली के द्वारा दिया हुआ, तो ये मेरे पास फर्स्ट से मैच कर जाएगा। लास्ट कॉम्पटन इफेक्ट किसके लिए होता है, पार्टिकल नेचर के लिए, तो सेकंड। तो यहाँ देखते हैं 4th 3rd 1st 2nd, 4th 3rd 1st 2nd, तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा इसका। 1 बाय 1 केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, जस्ट देख के मेरे को टिक लगाना था। इसके बाद में मैं देखता हूँ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे मेरे को कुछ डायोड दिए हुए हैं, रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है।
तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इधर मेरे पास हाई वोल्टेज है और इधर मेरे पास लो वोल्टेज है, तो ये सारे सेम वोल्टेज के ऊपर होंगे इस साइड की, और ये सारे सेम वोल्टेज के ऊपर होंगे, जैसे कि एक ही बैटरी से सभी पैरेलल में कनेक्ट हो रखे हैं। पैरेलल में वोल्टेज सबके ऊपर क्या होता है, सेम होता है। तो इधर हाई वोल्टेज है और ये डायोड मेरा किस प्रकार के बायस में आ गया, रिवर्स बायस में आ गया। ये मेरे पास फॉरवर्ड बायस में, तो रिवर्स बायस में तो आइडियल कंडीशन में कोई करंट फ्लो होगा नहीं, तो ये तो मेरे पास ब्लॉक हो जाएगा। इधर ये भी मेरे पास रिवर्स बायस में आ गया, तो इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये मेरे पास फॉरवर्ड बायस में आ गया। और आइडियल कंडीशन में डायोड का रेजिस्टेंस कितना लेते हैं अपन, 0। तो इन दोनों डायोड जो फॉरवर्ड बायस में, इन दोनों से करंट फ्लो होगा, और इनके पैरेलल में सीरीज में लगे हुए दो रेजिस्टेंस हैं, जो कि इसको मैं पूरा प्रॉपरली डायग्राम इधर बना सकता हूँ कि हाँ मेरे पास 10 ओम का एक बैटरी है और जिनमें से दो करंट फ्लो होगी, एक तो इसमें से जाएगा करंट और एक इसमें से जाएगा, बाकी ये दो तो जो रिवर्स बायस में डायोड है उनमें से कोई करंट नहीं जाएगा। और एक का 4 ओम रेजिस्टेंस है और दूसरे का मेरे पास 2 ओम रेजिस्टेंस है। तो मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा पैरेलल में, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा 3। तो R का वैल्यू मेरे पास इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा 4/3। और मेरे पास अब यहाँ पे पूछा है करंट का वैल्यू, तो करंट I इक्वल्स टू V/R। V का वैल्यू मेरे को कितना दिया है यहाँ पे 10 वोल्ट अपॉन R। R का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 4/3, तो 30/4 इक्वल्स टू 15/2 एम्पियर। तो यहाँ मेरे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया। यहाँ पे जो रिवर्स बायस में डायोड होगा उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, जो डायोड मेरे पास फॉरवर्ड बायस में होगा उसमें से करंट फ्लो होगा। और सभी को आइडियल कंडीशन में लेना है, तो उनका खुद का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, और जब वो रिवर्स बायस में होंगे तो टोटली करंट को ब्लॉक करेंगे, और फॉरवर्ड बायस में होंगे तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। ये चीज़ अपने को मान के चलना है, जो कि क्वेश्चन में बोल भी रखा है कि डायोड्स आर आइडियल। उसके बाद में सोल्व करना डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है मेरे को, द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज द यूनिटी। वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड है उसको एक यूनिट के तौर पे लेना है। इसके बाद में मेरे को क्या करना है, लाइट टेक 6 मिनट 40 सेकेंड्स टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन से अर्थ तक आने में ये टाइम लेता है। देन द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, देखो तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना टाइम ले रखा है 6 मिनट, तो पहले मैं टोटल टाइम प्लस 40 सेकेंड्स, तो 6 मिनट में कितने हो गए 6 × 6 इतने, तो मेरे पास सेकेंड प्लस 40, ये मेरे पास 360 प्लस 40 इक्वल्स टू टोटल 400 सेकेंड्स मेरे पास आ गए। अब मेरे पास डिस्टेंस क्या होता है कि स्पीड, लाइट की स्पीड कितनी है 3 × 10⁸ और इनटू टाइम। लेकिन क्वेश्चन में मेरे पास बोला क्या है, लाइट ऑफ स्पीड को ही एक यूनिट मानना है, तो सी को ही एक यूनिट मानना है, तो मेरे पास कितना आ गया 400 सी यूनिट मेरे पास डिस्टेंस आ गया। तो इसका मेरे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी। इसका ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास सी 400 यूनिट्स, क्योंकि लाइट की स्पीड के यूनिट्स में ही मेरे को डिस्टेंस को फाइंड करना था। अब मैं देखता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है मेरे को, इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया है, द फॉलोइंग plots shows the variation of the velocity with the time t of a ball thrown vertically upward and falling back. Which of the following plots is are correct? कौन से करेक्ट होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, फिर ये वापस नीचे आती है। तो होता क्या है, यहाँ पे ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो इनिशियली वेलोसिटी का क्या था, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। पॉजिटिव वेलोसिटी इनिशियली, फिर 0, फिर नेगेटिव, इनिशियली नेगेटिव, गलत, इनिशियली पॉजिटिव पर वो हमेशा ही पॉजिटिव है, नेगेटिव हुआ ही नहीं, जबकि वापस आते टाइम इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव। तो ये ऑप्शन भी मेरे पास गलत, हमेशा ही पॉजिटिव, ये ऑप्शन भी गलत। यहाँ पे पॉजिटिव 0 फिर वापस से पॉजिटिव, इनिशियली पॉजिटिव फिर मेरे पास नेगेटिव हो रहा है, कौन सा, सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में। तो ओनली सी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट आ जाएगा। सीधा थ्योरेटिकली क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल एकदम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन, इन ए वर्नियर कैलिपर्स 20 VSD कोइंसाइड विद द 16 MSD, यानी मेन स्केल के 16 पॉइंट्स वर्नियर स्केल के 20 पॉइंट्स के साथ कोइंसाइड करते हैं, तो मेरे को लीस्ट काउंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, 16 MSD 20 VSD इक्वल्स टू 16 MSD, ये मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 1 VSD का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, 16/20 इक्वल्स टू 8/10 इक्वल्स टू
0.8 और ये मेरे को किस में दिया हुआ 0.8 मेरे पास वैल्यू आ गई। तो 1 VSD का वैल्यू आएगा वो 0.8 MSD के बराबर आ जाएगा। तो 1 VSD इक्वल्स टू 0.8 इंटू 1 mm, क्योंकि 1 MSD का वैल्यू मेन स्केल का मेरे पास कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1 mm दिया, तो मेरे पास 1 VSD का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.8 mm। ये मेरे पास 1 VSD वर्नियर स्केल का वैल्यू आ गया है। तो लीस्ट काउंट क्या होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। एक मेन स्केल के डिवीज़न में से एक वर्नियर स्केल का डिवीज़न मैं माइनस कर दूंगा, तो ये कितना है मेरे पास 1 mm दिया हुआ है और ये मेरे पास 0.8 mm मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो लीस्ट काउंट मेरे पास हो जाएगा 0.2 mm। देखो 0 पॉइंट, लेकिन यहाँ आंसर दिए हुए हैं सेंटीमीटर में, तो ये 0.2 mm को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो 0.02 सेंटीमीटर 0.02 सेंटीमीटर मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। वर्नियर स्केल के 20 पॉइंट्स मेरे पास मेन स्केल के 16 के साथ कोइंसाइड करते हैं, तो इस तरह से 1 VSD का वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया 0.5 MSD और 1 MSD का मेरे को दे रखा था 1 mm वैल्यू। और लीस्ट काउंट को कैसे डिफाइन करते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन में से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस करने पे जो वैल्यू आती है वो मेरे पास लीस्ट काउंट की वैल्यू आ जाती है। इसके बाद अपन देखते हैं, बिल्कुल सभी क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस ही है, अभी तक तो कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। अब देखते हैं, एन AC सर्किट कंटेंट से रेजिस्टेंस दिया हुआ है मेरे को, उसका कैपेसिटर दिया हुआ है 1.1 माइक्रोफेरेड का लगा हुआ, एक इंडक्टर भी लगा हुआ है 1 माइक्रो हेनरी का, और ये सभी एक सीरीज में लगे हुए हैं। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का सीधा ही हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है ओमेगा इक्वल्स टू 1/LC, या फिर F को मैं बोलूँ तो 1/2π√1/LC। ये मेरे पास F का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास कितना है L 1 मिली हेनरी 10⁻³ L का वैल्यू हो गया, C का 0.1 इंटू 10⁻⁻6। तो ये मैं 10⁻6 की जगह 10⁻⁻7 कर देता हूँ, ये पॉइंट मैंने हटाया। तो ये मेरे पास आ जाएगा F इक्वल्स टू 1/2π इंटू 1/10⁻⁻5, और अंदर तो 1 बचेगा, 10⁻10 हो गए, बाहर आके 5 बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁵/2y, और इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ 100 इंटू 10⁻3/2π। तो ये मेरे पास अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 100/2π, ये 6 के अप्रोक्सीमेट 6.28 हो गया, और इससे डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 15.9 के लगभग, और ये मेरे पास 10⁻3 है, तो ये किलो हर्ट्स में आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट एक सिंपल फॉर्मूला बेस था जिसमें वैल्यूज पुट करनी थी और मेरे को आंसर निकालना था। अब मेरे पास 8th क्वेश्चन देखते हैं। द फिगर गिवन बिलो शोज देन लॉन्ग स्टेट सॉलिड वायर ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द रेडियस ए कैरिंग स्टेडी करंट का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है, वो स्टेडी करंट यहाँ पे लेके जा रहा है। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा है कि वो 0 से R तक इस तरह से यहाँ तक जब वेरी करता है, तो पहले मेरे पास क्या आता है मैग्नेटिक, जो इसके अंदर जो फील्ड आएगा मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो प्रोपोर्शनल टू R होता है, कहाँ तक, जब तक कि वायर की बाहरी सरफेस तक। उसके बाद में B इज प्रोपोर्शनल टू 1/R हो जाता है। उसके बाद बार का तो हम जानते हैं एम्पियर्स लॉ से क्या आ जाएगा μ0I/2πr, तो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आ जाता है बाहर तो। और अंदर अपन करंट का वैल्यू निकालेंगे, करंट का वैल्यू क्या आएगा I/ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया πr² और इंटू πr², तो पाई से पाई गया और नीचे एक R आता है फॉर्मूले में, तो एक R बच जाएगा, तो प्रोपोर्शनल टू R आ जाता है यहाँ पे। तो B इज प्रोपोर्शनल टू R इफ़ R लेस देन A एंड B इज प्रोपोर्शनल टू 1/R, R ग्रेटर देन A। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसको कौन सा फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, पहले देखो प्रोपोर्शनल टू R, और कहीं भी नहीं आ रहा, 0 से A तक प्रोपोर्शनल टू R सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसमें। अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया हुआ है, इसका मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को
अरे ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा? हो गया। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया है, यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर दिया हुआ है मेरे को, जिसका रेजिस्टेंस मेरे को 4 ओम दिया हुआ है। इसको एक स्क्वायर के शेप में बेंड कर दिया जाता है इसका, और एक बीच में एक रेजिस्टेंस 2 ओम का और रेड यहाँ पे कर दिया गया है बिटवीन बी एंड डी के बीच में, और एक 2 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर दिया गया है बी और डी, ए और सी के बीच में। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इन सब का टोटल रेजिस्टेंस, ये जो वायर है मेरे पास, इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या है, 4 है, और इस वायर का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा रेजिस्टेंस लेंथ के अकॉर्डिंग, और ये स्क्वायर है तो 4 है, तो इस वाले का कितना हो जाएगा 1, इसका भी कितना हो जाएगा 1, इसका भी कितना हो जाएगा 1, और इसका भी कितना हो जाएगा 1। तो ये मेरे पास व्हीट स्टेन ब्रिज जैसा बन गया, तो बीच वाले में से कोई करंट जाएगी नहीं, तो बीच वाले को मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। जैसे मैं बीच वाले को हटाऊंगा तो ये दोनों मेरे पास किस में आ जाएंगे, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, और ये फिर आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो इन दोनों सीरीज वालों का मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 और 1 2, और दूसरा भी ऐड है तो इनका भी मेरे पास 2 आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे बैटरी मेरे पास कनेक्टेड है ही, दोनों 2 का मेरे पास पैरेलल में है, तो 2 पैरेलल का कितना आ जाएगा, 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 इक्वल्स टू 4/4 1। मेरे पास 1 ओम का वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास 1 ओमेगा आ गया, तो अब मेरे पास इसका करंट का वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ, I = V/R। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मूला बेस, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, बेसिक पढ़ा हुआ है अच्छे से तो सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखो किसी भी अभी तक कोई ऐसा मोटा क्वेश्चन कुछ भी नहीं आया है, सारे क्वेश्चन इजी है मेरे पास। तो 2 एम्पियर आ गए, जस्ट बच्चों वाले क्वेश्चन। तो I = 2 एम्पियर, ये मेरे पास 2 एम्पियर यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया। जस्ट क्या किया है, जस्ट टोटल रेजिस्टेंस निकाले, ये तो 10th क्लास के बच्चे भी कर देंगे। तो इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं, बिल्कुल सिंपल। तो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, ये अननोन न्यूक्लियस है, जे न्यूक्लियर डेंसिटी दे दी मेरे को, और उसका मास भी दे दिया, और मास नंबर दे दिया, और R0 का वैल्यू दे रखा है। तो मैं जानता हूँ कि मास नंबर और R0 मेरे को उसका क्या दे सकता है, रेजिस्टेंस दे सकता है। न्यूक्लियर वाले चैप्टर में अपन पढ़ते हैं R = R0 a⁻⁴ 1/3, और अब इसका वॉल्यूम निकालते टाइम मैं इसका यूज़ करूँगा 4/3 πr³। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 4/3 × पाई × R0 का क्यूब × a। ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया, क्योंकि मेरे को डेंसिटी और मास दिया है तो मेरे को वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी रिलेशन फाइंड करने के लिए। तो ρ × v = मास, तो v मेरे पास क्या आ गया, 4/3 πr0 का क्यूब 1.2 का मेरे पास क्यूब × 10⁻⁻45, उसका मैंने क्यूब कर दिया, × a इक्वस टू ये मेरे पास, और रो मेरे को कितना दिया है इसमें साथ में ही, रो को भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 19.926 × 10⁻⁻27, और फाइनली ये किसके इक्विवेलेंट होगा, मास के। ये तो मेरे को मास दिया हुआ है, ये तो मेरे को क्या दिया है, मास दिया है। तो यहाँ पे डेंसिटी का वैल्यू मेरे को कितना दिया है, डेंसिटी का वैल्यू मल्टीप्लाई करूँगा वॉल्यूम से, तो डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 2.29 × 10⁻17, और इक्वल्स टू मेरे को मास कितना दिया है, 19.926 × 10⁻⁻27। यहाँ से मेरे पास ए का वैल्यू आ जाएगा। देखो करो काटा पीटी, तो यहाँ पे ये मेरे पास कितना दिया हुआ है मास में, 27, तो ये मेरे पास 27 दिया हुआ है। तो इसको भी इधर भेजूंगा तो ये 47 हो जाएगा, क्योंकि इधर जाते ही ये किस में डिवाइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ, और इसको यहाँ पे माइनस का 47, तो इसको लिख देता हूँ 10⁻⁻47 नहीं 44, 4 14 44 हो जाएगा मेरे पास। तो इसको यहाँ से हटा देती है, मेरे पास 44 पावर आ गया। और इस साइड में मेरे पास 45 है, तो ये उस साइड में जाके प्लस होगा, तो ये इधर प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, +1 पावर बच जाएगा। इधर कहाँ पे गया, तो यहाँ 44 + 45, ये तुम्हारा कैलकुलेशन है, तुम आराम से कर लेना इसको। 19.926 × 10, ये पावर बचेगा इधर। बाकी इस तरफ मेरे पास क्या बच गया, 4/3 पाई × 1.2 का क्यूब, और क्या बच गया मेरे पास, × 2.29 और × a, ये मेरे पास आ गया। अब इसको मैं और आगे सोल्व कर देता हूँ। 19.26 ये सभी वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैसे ही मैंने कैलकुलेट कर लिया है पहले ही जब मैंने आंसर निकाला था, तो इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 12।
इसका मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 12 ए का वैल्यू। और ये जस्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो आप कर लेना, एक स्टेप का कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल, बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल था। मास क्या होता है मेरे पास, वॉल्यूम एन टू मास डेंसिटी, दोनों को इक्वल कर देना था। और एक फॉर्मूला लग रहा था न्यूक्लियर रेडियस का, R इक्वल्स टू आर नोट ए रेज टू पावर 1/3, उससे अपन वॉल्यूम निकालेंगे। और मेरे पास आर नोट का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे को 4 पाई का भी कुछ वैल्यू दे दिया गया। सभी वैल्यूज पुट करने के बाद ए का वैल्यू मेरे पास 12 आ जाएगा। जस्ट एक सिंपल कैलकुलेशन है। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर विद ए स्मॉल कट, उसमें एक छोटा सा कट दे रखा है कि वो पूरा बंद लूप ना बनाया, उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। यहाँ करंट फ्लो नहीं करवा रहा है, यहाँ से अपने को वोल्टेज निकलवा रहा है। विद ए स्मॉल कट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, डायरेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द प्लेन के नॉर्मल चल रहा है। तो EMF डेवलप अप्रोक्स द कट, हाँ, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द लूप, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये मेरे पास नॉर्मल में तो ये मेरे को क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। अब यहाँ पे मेरे पे इस तरीके से है और इस तरह से मेरे पास इधर वेलोसिटी दिया है, और कौन सी वाली साइड के, स्मॉल नॉर्मल टू द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड मेरे पास कितना है, 3 सेंटीमीटर का साइड चल रहा है। तो यहाँ पे जितना डेवलप होगा उतना ही उधर डेवलप होगा, और ये बीच में कट है तो करंट फ्लो हो नहीं पाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा मैग्नेटिक इंड्यूस मैग्नेटिक। तो ई का क्या वैल्यू आ जाता है, BVL, जस्ट सिंपल फार्मूला बेस है। बी का वैल्यू 0.3, जस्ट NCERT के फार्मूला आ जाए, कोई हाई फाई फार्मूला भी नहीं है, सब NCERT में दिया हुआ है। वी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो भैया इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए ये कर देता हूँ मैं, 100 से क्या कर देता, डिवाइड कर दिया। और BVL और L का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो इसको भी भाई मैं कन्वर्ट करता हूँ मीटर में। तो ये आ गया 918, ये आ गया 1.8 डिवाइडेड बाई 10⁻⁴। इसमें तो कुछ कैलकुलेशन भी नहीं है, 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन में ख़त्म। ये फॉर्मूला होना चाहिए, BVL होता है इंड्यूस EMF मेरे पास, नहीं तो इसको अपन एक लाइन में ड्राइव भी कर सकते हैं कि d∅dt के द्वारा। तो कोई बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, एक लाइन में डिवाइड हो जाएगा। नहीं तो BVL NCERT में बार बार आता है, तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, सिंपल ही फॉर्मूला है। अब इसके बाद में मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, मेरे को एक गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम दिया है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर द करंट, और इसके फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पे मैक्सिमम करंट इसमें कितना जाता है, 1 मिली एम्पेयर। इट इज़ कनेक्टेड टू एमीटर। एमीटर को में कन्वर्ट करने के लिए हम एक गैल्वेनोमीटर को क्या करते हैं, एक शंट रेजिस्टेंस एस से जोड़ देते हैं, और वो रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है। तो इन दोनों का, इसमें जितना शंट रेजिस्टेंस के ऊपर जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना इसमें होगा, क्योंकि दोनों किसमें कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में। तो इसमें से मैक्सिमम करंट कितना होता है मेरे पास गैल्वेनोमीटर में, 10⁻⁻³ यानी 1 मिली एम्पियर इनटू इसका रेजिस्टेंस। ये क्या हो गया, इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप, उतना ही वोल्टेज ड्रॉप इसके ऊपर होगा। इसके ऊपर करंट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे करंट होगी 10 मिली एम्पियर का मैक्सिमम बनाना है, तो मेरे को 10 एम्पियर माइनस 1 मिली एम्पियर, तो अप्रोक्सीमेट वो 10 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर वैसे आएगा तो कितना मेरे पास 9.999, तो अप्रोक्सीमेट 10 ही लिख देता हूँ मैं उसको, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए फिर, क्योंकि आंसर काफ़ी दूर दूर दे रखे हैं मेरे को सभी। अगर पास में आंसर देते तो वो वैल्यू पुट करता। क्यों, टोटल करंट यहाँ पे मेरे को 10 एम्पियर आएगा, तो उसमें से 0.001 एम्पियर तो मेरे पास इधर से चला गया, तो 10 का बचा हुआ पार्ट इधर से आ रहा है। तो इधर से करंट और इसका रेजिस्टेंस मेरा क्या हो गया, S। तो S मेरे को यहाँ पे फाइंड करना ही है, तो S मेरे को फाइंड करना है। तो ये आ गया भैया, S का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 10⁻⁻², क्योंकि यहाँ पे 10 इंटू 10⁻⁻3, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.01 ओम। तो ये मेरे पास, क्योंकि आंसर देखो काफ़ी दूर दूर दिए हुए, तो मैं एग्जैक्ट 10 की वैल्यू से आ जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन। ये भी बिल्कुल एक एक लाइन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ज़्यादा से क्वेश्चन, कोई लेंथी क्वेश्चन भी नहीं है। कोई एक दो क्वेश्चनों में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, वो भी ज़्यादा नहीं है, पर एक दो में है, बाकी तो ना ही कैलकुलेशन है, जस्ट सिंपल, और कोई भारी कंसेप्ट भी नहीं दे रखा है। ज़्यादातर क्वेश्चन क्या दे रखा है, मेरे को सिंपल ही दे रखे हैं। अब 13 क्वेश्चन देखते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट using monochromatic light of the wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is key unit। जहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है वहाँ पे मेरे को के यूनिट, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी मेरे को क्या होती है इसमें, I =
आई नोट कोस स्क्वायर 5/2। और लैम्डा पाथ डिफरेंस के ऊपर क्या होता है, मेरे पास मैक्सिमा बनता है, और मैक्सिमा बनता है तो वहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, और उसका वैल्यू मेरे को क्या दे रखा है, के दे रखा है। तो ये लो भाई, के तो मेरे पास ये दे दिया, लेकिन अब मेरे को बोल रहा है इस तरह का। अब मेरे को फाई नहीं है यहाँ पे, तो फाई निकालने के लिए मैं इधर साइड में कैल्क बोल रहा है कि जब पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/3। तो पाथ डिफरेंस तो है, लेकिन मेरे पास क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे फाई फेज डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस क्या होता है, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस यहाँ पे कितना है, λ/3। लैम्डा से लैम्डा गया तो डेल्टा फाई का मेरे पास वैल्यू कितना आ गया, 2π/3 कितना होता है, 120। तो यहाँ पे पुट कर दो के इंटू 120/2 होगा तो 60, और कोस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, और उसका स्क्वायर भी है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 1/4। तो आई का जो मेरे पास अब वैल्यू आ जाएगा k/4। जस्ट एक सिंपल फार्मूला बेस, और फार्मूला भी एनसीईआरटी का, फिर से एनसीईआरटी का, तो जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मैग्नीट्यूड 14 नंबर क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए बॉडी ऑफ द मास 5 kg व्हेन द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेज, दो फोर्स दे दिए, मास दे दिया, एक्सेलरेशन पूछा है। तो देखो 8 और 6 का मेरे पास रिजल्टेंट कितना फोर्स आ जाएगा, दोनों मेरे को परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, 8 और 6, ये मेरे को 8 दे दिया, ये मेरे को 6 दे दिया, इनका रिजल्टेंट कितना आ जाता है, दोनों का 10 आता है। मास मेरे को 5 दिया होता है, एक्सेलरेशन कितना आएगा, 2 मीटर, 2 मीटर मेरे में कहीं में दे रखा है। अब उनका एंगल देखना है, तो मेरे को ऐसे आएगा, ये मेरे पास रिजल्ट, ये मेरे पास 8, ये मेरे पास 6, तो 6 के साथ तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा मेरे पास 10 का से निकालूंगा तो tan थीटा इक्वल्स टू 8/6, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। तो 8 वाले के साथ, ये 6 वाले के साथ आ जाएगा 4/3, लेकिन 6 वाले के साथ मेरे को 4/3 नहीं दे रखा, तो 8 वाले के साथ ये थीटा दे रखा है, तो ये थीटा 3/4 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 3/। जस्ट एक सिंपल सा वेक्टर का और न्यूटन्स लॉ का छोटा हल्का सा क्वेश्चन है। तो इसमें मेरे पास एंगल भी निकाल लेगा, कोई भी निकाल लेगा, जस्ट सिंपल वेक्टर, तो फोर्सेज दिए हैं उनके बीच का एंगल निकालना है, और उसका टोटल मैग्नीट्यूड से मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है। जस्ट सिंपल 11th क्लास का हल्का सा क्वेश्चन है। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 में मेरे को कैपेसिटेंस C1, C2, C3, C4 सभी मेरे को दिए हुए हैं, C5 का भी वैल्यू दे रखा है, और मेरे को यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, और बैटरी का वैल्यू 50 वोल्ट दिया है। तो ये इसके पैरेलल में कनेक्ट है, तो इसके ऊपर मैं चार्ज कैसे निकालूँ, Q इक्वल्स टू CV। तो यहाँ पे चार्ज आ गया 50 इंटू, और ये मेरे पास कितना दिया, 2.5, तो ये 2.5 इंटू 50 तो 125। तो मेरे पास इसका वैल्यू चार्ज का तो C5 कितना आ जाएगा, 125। लेकिन इसमें एक और क्या पूछ रहा है मेरे से, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी पूछ रहा है यहाँ पे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए मैं क्या करूँगा, ये सब किस में कनेक्टेड है मेरे पास, सीरीज में, और सीरीज में जब कनेक्टेड होते हैं तो कैपेसिटेंस में मैं कैसे फाइंड करता हूँ, इक्विवेलेंट इक्वल टू सीरीज में क्या होता है 1/, और सारे इक्वल हैं भाई, 10 10 10 10 के बराबर, सारे इक्वल दे रखे मेरे को चारों, तो 4/10 और इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट को मैं बोल सकता हूँ 2.5। तो ये 2.5, अब ये दोनों क्या पैरेलल में, ये 2.5 इनका हो गया सबका, और ये 2.5 दोनों पैरेलल में कैसे करते हैं अपन, सी इक्विवेलेंट को कैपेसिटेंस के लिए डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, 2.5 प्लस 2.5 इक्वल्स टू मेरे पास 5 माइक्रोफैरड, ये मेरे पास दोनों का इक्विवेलेंट। तो 5 माइक्रोफैरड कौन से में 3 ऑप्शनों में दे रखा है, और साथ में मेरे पास C5 के ऊपर 125, C5 के ऊपर 125 और 5 इसमें, तो ये तो 4 दे दिया, तो 5 और C ये इसमें C5 के ऊपर गलत दे दिया, 5 और 250 गलत दे दिया, तो 125, और इनके ऊपर भी कितना आएगा 125, क्योंकि इनका इक्विवेलेंट भी कितना है 2.5, क्यों इक्वल टू CV, इनके ऊपर हर एक के ऊपर भी मेरे पास 125 का, तो ऑप्शन ए मेरे पास करेक्ट गया। ये भी जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन कोई बहुत हाई फाई कोई सा भी नहीं लग रहा अभी तक, तो सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ए मीटर ब्रिज दे रखा है, एक्सपेरिमेंट सी द फिगर द पोजीशन ऑफ द शेल ई एंड गैल्वेनोमीटर जी आर इंटरचेंज।
यहाँ पे तो क्या करता हूँ मैं, गैल्वेनोमीटर को लगा देता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या किया, सेल को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा बन गया। इधर कभी यहाँ बैलेंस करेगा किसी पॉइंट के ऊपर इन रेजिस्टेंस के ऊपर, जब इनका लेंथ इसी रेशियो में आ जाएगा तो यहाँ पे बैलेंस करेगा। जब बैलेंस करेगा तो गैल्वेनोमीटर को क्या दिखाएगा, जीरो रीडिंग दिखाएगा, जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। इस डायरेक्शन में करेगा अलग डिफ्लेक्शन दिखाएगा, इधर मेरे पास अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाएगा। एक साइड लेफ्ट और राइट दोनों तरीके का डिफ्लेक्शन दिखाएगा। और जस्ट बैलेंस की स्टेट में मेरे को क्या दिखा देगा, जीरो दिखा देगा। तो मेरे पास ये नहीं है कि कोई एक साइड का डिफ्लेक्शन दिखाएगा कि राइट का दिखाएगा या लेफ्ट का दिखाएगा, दोनों डिफ्लेक्शंस दिखाएगा और जीरो डिफ्लेक्शन भी दिखा देगा जब वो व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज मेरे पास बैलेंस होगा। तो रैप्ड लाइट तो इसमें आ जाएगा मेरे पास ये 14 वाला, बोथ राइट लेफ्ट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि भाई एक साइड का क्यों दिखाएगा, दोनों साइड मेरे पास, इसको मैं यहाँ कहीं भी करवाऊंगा, जिधर चेंज करूंगा बैलेंस पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शनों में अपोजिट मेरे को डिफ्लेक्शन मिलेंगे। तो ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंटल वाले फिजिक्स में से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं पावर ऑफ ए क्रेन विद विच लिफ्ट्स ए मास ऑफ 1000 kg टू ए हाइट ऑफ द 20 मीटर। देखो टोटल मास मेरे को क्या दे रखा है यहाँ पे 1000 kg, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। और मेरे को हाइट कितना दे रखा है इसका 20 मीटर दे रखा है। और जी का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे ऑप्शनों को देख के लग रहा है 9.8 ले रखा है। और यहाँ पे मेरे को अब यहाँ पे पावर क्या होता है, यहाँ तक टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल ग्रेविटी के अगेंस्ट मेरे को वर्क डन क्या हो जाता है mgh के बराबर। तो m का 1000 इंटू जी का 9.8 इंटू एच का वैल्यू मेरे को 20 दे रखा है। और अपॉन टोटल टाइम, पावर निकालने के लिए बोला है तो टोटल टाइम मेरे पास कितना है 10, तो ये इससे ये गया, तो ये हो गया मेरे पास 19.6 और ये तो किलो है तो 9.6 किलो वाट। पावर का यूनिट क्या हो गया, वाट। तो 19.6 किलो वाट। जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बहुत सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड, बेसिक्स जिसके ठीक थे उसके किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। बहुत हाई फाई अंदर से जाके क्वेश्चन नहीं पूछ रखा है एक भी, सब सरफेस लेवल से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो अब मैं देखता हूँ 18 नंबर क्वेश्चन, यंग्स मॉडल। सीधा डेफिनेशन में यंग्स मॉडुलस की अपन डेफिनेशन ही क्या पढ़ते हैं, F/A अपॉन डेल्टा L/L। इसको कनेक्ट करो भाई इससे, है। बल्क मॉडुलस के क्या पढ़ते हैं, P अपॉन डेल्टा V/V। कंप्रेसिबिलिटीज़ का क्या हो जाता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है। पोस्चर रेशियो क्या हो जाता है मेरे पास, डेल्टा D/D अपॉन डेल्टा L/L। तो देखो ए में सेकंड हो गया, ए में सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फर्स्ट। देखो कौन से में फोर्थ वाला ऑप्शन मैच कर गया। जस्ट सिंपल इनकी डेफिनेशन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लिया। ये तो बोर्ड के एग्जाम में भी नहीं पूछता इतना ईजी, तो जस्ट डेफिनेशन के ऊपर ही मेरे से क्या क्वेश्चन कर लिया। तो कुछ दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं है, फटाफट करते हुए चलो। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इन ए कॉनकेव लेंस ए रे ऑफ द लाइट इमांटिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। अब इसके यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है कॉनकेव लेंस, ये इस टाइप का लेंस दिया हुआ है, पैरेलल आ रही है। और उसके बाद में पैरेलल जो आएंगी तो मेरे पास ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी भैया। पैरेलल आने वाली कॉनकेव से क्या हो जाती है, कॉन्वेक्स तो उनको कन्वर्ज कर देता है और कॉनकेव मेरे को डाइवर्ज कर देता है। और ये यहाँ से मेरे को इसके फोकस से जाती हुई दिखाई देंगे। अब देखो इमर्जिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, नहीं डाइवर्ज हो जाएंगी, पैरेलल नहीं जाएंगी। निकलते टाइम, आते टाइम पैरेलल थी तो इमर्ज करते टाइम वो पैरेलल नहीं होंगी, वहाँ से डाइवर्ज कर जाएंगी। अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, सही है। देखो फर्स्ट साइड वाले जो प्रिंसिपल है मेरा, वहाँ से मेरे को डाइवर्ज करती हुई दिख रही है, ये ऑप्शन तो सही है। पासेज थ्रू 2F विच इज़ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस। यहाँ से कहाँ 2F से पास करेगी, ये यहाँ से मेरे को डाइवर्ज करती हुई दिखाई देंगी। बाकी आगे तो डाइवर्ज कर गई तो आगे 2F से यहाँ से पास ही नहीं करेंगे। ये ऑप्शन में पासेज थ्रू द सेकंड प्रिंसिपल, वहाँ से सारे ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन मेरे को क्लियरली यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 20 को देखता हूँ। ए थिन वायर ऑफ लेंथ L, ए लीनियर मास डेंसिटी M इज बैंड। वायर है तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, रिंग बन गया, XY प्लेन में बना रखा है, सेंटर C को ले रखा है और फिर उसके टेंजेंट की तरफ से जाने वाले एक एक्सिस के YY एक्सिस के रेस्पेक्टिव मेरे को उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैं पहले क्या निकालूंगा, ये परपेंडिकुलर एक्सिस जो इससे पास होने वाले और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस से मेरा कितना होता है MR स्क्वायर रिंग का।
और फिर यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा तो इस वाले से दोनों से इक्वल आएगा। कितना कितना आएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू, इससे एम आर स्क्वायर बाई टू आ गया। अब यहाँ से मैं ये क्या लगाऊंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास 3/2 एम आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आर मेरे को दे नहीं रखा, टोटल वायर का लेंथ दे रखा है। तो मेरे पास भैया क्या हो जाएगा 2πr इक्वल्स टू एल। तो भैया आर की जगह क्या रख दूँ 2πl/2π, तो ये मेरे पास आर का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे पुट करो 3/2 इंटू एम इंटू आर, आर की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं l/2π। तो ये मेरे पास क्या होगा l²/4π²। तो देखो ml²/8π², ml²। तो यहाँ मेरे पास क्या था ml² आ जाएगा, ml²/8π², 3ml²। तो यहाँ पे ये क्यूब वाला नहीं आएगा, ये मेरे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, आर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। तो ये मेरे पास ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा, 3ml²/8π²। यहाँ क्यूब नहीं आएगा, 3ml²/8π², ये वाला ऑप्शन मेरे पास करेक्ट आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये वाला ऑप्शन मेरे पास करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि अपन ने कैलकुलेट किया ये एम आर स्क्वायर बाई टू, क्यूब तो आएगा ही नहीं उसमें, एम आर स्क्वायर/π² ये मेरे पास वैल्यू आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन आएगा, वो जल्दी में ये हो गया। तो इस वाले ऑप्शन को टिक लगा लेना। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर, ये जस्ट सिंपल क्वेश्चन था, एक बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में ये दोनों थ्योरम्स हम पढ़ते हैं। अब मेरे पास बोल रखा है कि ईच साइड ऑफ ए मेटेलिक क्यूब ऑफ मास 5.580 kg इज मेजर टू बी, मेरे को उनका रेडियस दिया हुआ है भैया, यहाँ पे क्या था 5 kg मेजर इन सेंटीमीटर। ईच साइड ऑफ ए मेटेलिक क्यूब, क्यूब का मेरे को साइड दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू मेरे को दे रखा है 9 सेंटीमीटर। कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन द फ्यू द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल क्या हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम मेरे पास क्या हो जाएगा ए क्यूब, और ए क्यूब यहाँ पे कितना है 9 × 10⁻⁻2 का क्यूब, और यहाँ 9.0 लिख रखा था तो उसको 9.0 इसी तरीके से लिखेंगे। मतलब मेरे को जो उसका साइड दे रखा है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर में दे रखा है 2 सिग्निफिकेंट। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में मेरे को क्या दिया हुआ है 2 वाला, क्योंकि मास तो मेरे को कितने सिग्निफिकेंट फिगर में दिया हुआ है, यहाँ पे मास मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर में है। तो मेरे को ध्यान रखना होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मेरे को जो फाइनल आंसर लिखना होता है वो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर लिखना होता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो डेंसिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, डेंसिटी इक्वल्स टू मास 5.580 डिवाइडेड बाई 9 × 9 81 × 9 729 × 10⁻⁻6 मेरे पास ये आ गया। और इसको मैं आगे लिख सकता हूँ 7, इसका जो डिवाइड करके जब इसका आंसर आएगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 7.654 × 10⁻3, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अपना को पता है कि ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर में मेरे पास आंसर है 4 सिग्निफिकेंट फिगर में, लेकिन मेरे पास मिनिमम सिग्निफिकेंट में क्या दिया हुआ है मेरे को रेडियस 2 सिग्निफिकेंट फिगर में दिया हुआ है। और जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से जो भी आएगा तो उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट वाला आंसर अपन लिखते हैं। तो यहाँ मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 2 थे तो इसमें भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 2 करने पड़ेंगे। अब 2 करने के लिए मेरे को यहाँ तक रखना पड़ेगा, तो ये मेरे पास 5 है और उसके बाद 0 से बड़ा संख्या है तो ये 5 है, तो ये मेरे पास 7.7 × 10⁻3, तो ये 10⁻3 यहाँ पे लिख दिया। तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा 7.7, तो ये भी मेरे पास बी ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 वाला। मेरे पास 22 में मेरे को क्या क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। 22 में मेरे को यहाँ पे दे रखा है एक ट्रेवलिंग वेव हार्मोनिक वेव दे रखा है मेरे को, और उसका ये इक्वेशन दे दिया मेरे को। तो ट्रेवलिंग वेव में मेरे पास ये क्या है ओमेगा टी, और ये इसके साथ भी होगा तो के एक्स। तो यहाँ पे मेरे पास के का वैल्यू कितना आ गया के इक्वल्स टू 2π × 0.0080 मेरे पास के का वैल्यू आ गया। लेकिन ये मेरे पास किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे 100 से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, और इसको 0.5 ये मेरे पास
मीटर में कन्वर्ट होगा, या फिर मैं सबको इनको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कोई सा भी कर सकते हैं, एक को मीटर में या फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो या फिर मैं इसको कर लेता हूँ, इसको मैं रख लेता हूँ, क्योंकि बाहर मेरे को किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो मैं इनको भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि ये तो मेरे पास इस प्रकार से दिया है ऑलरेडी सेंटीमीटर में करके। तो 0.5 को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास 50, क्योंकि 0.5 इंटू 100, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 50। तो इसका वैल्यू देखो k इंटू एक्स, मेरे पास k इंटू डेल्टा एक्स मेरे को क्या दे देता है, मेरे को k इंटू डेल्टा एक्स क्या मिल जाएगा, मेरे को पाथ डिफरेंस k डेल्टा एक्स मेरे को क्या मिल जाएगा, फेज डिफरेंस, क्योंकि डेल्टा एक्स मेरे को क्या दिया हुआ, पाथ डिफरेंस ऑलरेडी 0.5 दिया हुआ है। तो ये मेरे पास फेज डिफरेंस मतलब डेल्टा फाई। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन करेंगे 58 इंटू 5, 40 इंटू 2, 80 और 10 और 20, और उसके बाद में 1 2 3 4 से पहले 0 और पाई का पाई। तो मेरे पास कितना आ गया 0.85। ये कैलकुलेशन करना है। कैसे करना है कि मेरे पास फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस यहाँ पे 0.5 दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास एक्स और वाई मेरे को किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो मेरे पास ये फेज पाथ डिफरेंस सेंटीमीटर में आ गया। उसके बाद में फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डेल्टा फाई इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूले से फेज डिफरेंस जो 0.8 आ गया। ये भी जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन सा, ठीक है।